Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 18th of November 2022, Friday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. और इसी Telegram channel पर आपको Economic Times, Mint और Business Standard के headlines की separate PDF भी मिल जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. मोटिवेशन ऑफ द डे इज द लॉ ऑफ विन विन सेज लेट्स नॉट डू इट योर वे और माई वे, लेट्स डू इट द बेस्ट वे. And these are the Mint news headlines, and in today's discussion we are going to cover these news articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. BFSI's share in India INC profit hits record high. BFI stands for Banks, Financial Services, Insurance and Stock Broking. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम BFSI बोलते हैं. तो अगर हम ओवरऑल इसको बोलना चाहें तो बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की तरह भी इसको बोल सकते हैं. तो जो कॉरपोरेट प्रॉफिट्स के अभी जो डेटा कंपनीज पब्लिश कर रही हैं, Q2 का डेटा, फाइनेंशियल ईयर 23 Q2 का डेटा, जो कॉरपोरेट प्रॉफिट्स का डेटा और सेल का डेटा यानी Q2 का जो फाइनेंशियल डेटा कंपनीज अपना पब्लिश कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जहां पर बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और स्टॉक ब्रोकिंग भी इंक्लूड है, इन सब सेक्टर में जो कंपनीज हैं उनका जो प्रॉफिट है कंपैरेटिवली जो अदर कॉरपोरेट्स हैं उनकी अर्निंग से, उनके प्रॉफिट से, उनके मार्जिन से कंपैरेटिवली ज़्यादा है. तो एज पर दिस न्यूज़, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स इज एक्चुअली प्रॉस्परिंग इवन एज द रेस्ट ऑफ द कॉरपोरेट इंडिया are facing headwinds because of the recession and high commodity prices. तो inflation और high commodity prices की वजह से जहाँ एक से कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट में डिक्रीज या सेल में डिक्रीज रजिस्टर कर रहे हैं, वहीं कुछ सेक्टर ऐसे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूसली प्रॉफिट रजिस्टर कर रहे हैं, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और स्टॉक ब्रोकिंग, जिसकी वजह से BFI का शेयर जो है ओवरऑल कॉरपोरेट प्रॉफिट्स में रिकॉर्ड हाई तक पहुंच चुका है. अप्रॉक्सीमेटली 41.5% तक का जो प्रॉफिट है जुलाई और सितंबर पीरियड में यानी Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में ये अपने पिछले 10 साल के एवरेज शेयर का जस्ट डबल हो चुका है. पिछले 10 साल का एवरेज शेयर कितना है? 21.8%. ये पिछले 10 सालों से BFSI सेक्टर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 21.8% प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था. बट Q2 में इस बार ये 21.8% इंक्रीज होकर के 41.5% पहुंच गया है. यानी अपने पिछले 10 सालों का जो एवरेज था उससे जस्ट डबल हो गया है. ऑल्दो ये जो कैलकुलेशन हुई है उसमें जून क्वार्टर को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जून क्वार्टर ऑफ 2020 को एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि उस समय जो BFI सेक्टर है उसका प्रॉफिट मेजर अप्रॉक्सीमेटली 60% तक जंप कर गया था, बिकॉज अदर सेक्टर्स एट दैट टाइम वॉज फेसिंग द शार्प डिक्लाइन इन द profit and reported the loss because of the lockdown and outbreak of the COVID-19. If you remember June quarter 2022 जबकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था इंडिया में, तो उस समय अप्रॉक्सीमेटली सभी सेक्टर में रिसेशन या उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन था वो श्रिंक किया था, उनकी सेल जो थी वो श्रिंक करी थी. उस समय भी BFSI सेक्टर ने अप्रॉक्सीमेटली 60% प्रॉफिट रजिस्टर किया था इनटू ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिट. तो उस पर्टिकुलर एबनॉर्मल हम बोल सकते हैं टाइम को या एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम को इस कैलकुलेशन से रिमूव कर देगा. अगर उसको भी इंक्लूड करें तो प्रॉबेबली जो ये एवरेज है, जो 41.5 का जो परसेंटेज आया है, ये और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है. तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इन स्पाइट ऑफ द हाई कमोडिटी प्राइसेस, इन स्पाइट ऑफ द रिसेशन, आर कंटिन्यूसली हिटिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस. और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि जो BFSI सेगमेंट है ये उस समय प्रॉफिट रजिस्टर कर रहा है, जबकि जो अदर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, उनमें जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट एंड कमोडिटी प्राइसेस. और अगर हम एक 450 BFSI कंपनीज का डेटा या सैम्पल साथ लें, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डेटा साथ में लें, तो Q2 में अप्रॉक्सीमेटली 86K करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 450 BFSI कंपनीज ने रजिस्टर किया है, जो कि पिछले साल से अप्रॉक्सीमेटली 33% ज़्यादा है. और प्री कोविड जो पीरियड था उससे 3 टाइम्स ज़्यादा ये प्रॉफिट है.
और इवन BFSI जो सेक्टर है, जो BFSI सेगमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट रजिस्टर कर रहे हैं वो बैंक्स हैं। इनका प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 35.8% तक इंक्रीज़ किया है पिछले साल के कंपैरिजन में। सो दिस इज़ द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इनटू ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और मार्जिन्स ऑफ इंडिया। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट दीज ग्राफ्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स ग्रोन फास्टर देन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। और कई बार इस सिनेरियो को हम कवर भी कर चुके हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ESMA EU UK banks turn to their regulators. So European banks that are operating in India are in the process of making representation to the regulators. For what? टू देयर ओन रेगुलेटर्स। इट मीन्स जो उनकी कंपनी में रेगुलेटर्स हैं उनको अब रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं ये यूरोपियन बैंक्स। किस पर्टिकुलर इशू को लेकर के ये रिप्रेजेंटेशन है, क्या जो कंसर्न है वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली द यूरोपियन बैंक्स वांट्स टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द पोटेंशियली लार्ज ट्रेडिंग डिसरप्शन दैट वुड कॉज्ड बाय द यूरोपियन रेगुलेटर्स डिसीजंस टू विथड्रॉ रिकॉग्निशंस ऑफ CCIL। तो रिसेंटली जो यूरोपियन रेगुलेटर्स हैं उन्होंने एक डिसीजन अनाउंस किया था कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साथ 5 और इंडियन क्लियरिंग हाउसेज हैं जिनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया था यूरोपियन रेगुलेटर्स ने। जैसे इंडिया में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी है, ऐसे ही यूरोप में हमारा यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी है, एस्मा बोलते हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में। तो एस्मा ने अक्टूबर में एक डिसीजन अनाउंस किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 6 इंडियन क्लियरिंग हाउसेज जो हैं उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया है या उनका जो रिकॉग्निशन था वो विड्रॉ कर लिया है। इसी को लेकर के जो यूरोपियन बैंक्स हैं जो बेसिकली इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं वो यूरोपियन रेगुलेटर एस्मा को रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनका अपनी बात को रखेंगे कि उनका ये जो डी रिकॉग्निशन का जो प्रोसेस है, जो अनाउंसमेंट है, ये किस तरीके से जो यूरोपियन बैंक्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनके बिजनेस को, उनके ट्रेडिंग को लार्जली डिसरप्ट करेगा। क्योंकि जिसमें CCIL क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का डी रिकॉग्निशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अगर हम CCIL को देखें तो जनरली बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप्स हैं उनको होस्ट करता है। और डेफिनेटली जो यूरोपियन बैंक्स हैं उनका अच्छा खासा एक्सपोजर है इनमें, इसीलिए यूरोपियन बैंक्स जो हैं वो अपने जो रेगुलेटर हैं उनको जा करके अपना ये कंसर्न रेज करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एस्मा ने या यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी ने डी रिकॉग्निशन का डिसीजन लिया क्यों था। तो इफ़ यू आर लिटिल बिट अवेयर अबाउट द मैटर, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एस्मा था या जो फॉरेन रेगुलेटर है उसको मना कर दिया था CCIL के इंस्पेक्शन और ऑडिट के लिए, जिसकी वजह से जो एस्मा है, जो यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी है, उसने डिसीजन लिया कि अगर हमें आप इंस्पेक्शन और ऑडिट का राइट नहीं देंगे CCIL का, तो हम जो भी ऐसे क्लियरिंग हाउसेज हैं जहाँ पर हम ऑडिट नहीं कर सकते, जहाँ पर हम इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, उनको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। और इसी के बाद से यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी ने ये डी रिकॉग्निशन का अनाउंसमेंट किया था। अगर हम इंडिया में बात करें कौन कौन से यूरोपियन बैंक इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो दीज आर द यूरोपियन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। BNP, क्रेडिट एग्रीकोल एंड क्रेडिट सोसाइटी जनरल, दीज आर द यूरोपियन बैंक्स दैट आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। और इसमें मोर स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बार्कलेज जैसे जो UK बेस्ड बैंक हैं उनका भी की रोल है। तो अब जो यूरोपियन बैंक्स हैं वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे अपना इशू यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी को। लेट अस सी कि इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या कोई ऐसा विड्रॉल का डिसीजन आता है या नहीं। तो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट कि जहाँ पर 6 क्लियरिंग हाउसेस को एस्मा ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया था आफ्टर RBI's रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिट ऑफ CCIL। तो लेट अस सी कि जो यूरोपियन बैंक्स का रिप्रेजेंटेशन होने जा रहा है एस्मा में उसका क्या आउटकम आता है, उसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। कोर इन्फ्लेशन मेक इट टफ टू चेक प्राइजेस। अभी रिसेंटली हमने कवर किया था कि जो अक्टूबर महीने की जो इन्फ्लेशन आई है CPI इन्फ्लेशन वो अप्रॉक्सीमेटली 6.67% तक आ गई है। हमने इसको भी डिस्कस किया किस तरीके से RBI के लिए जो चैलेंजेस थे इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन के डेटा को बहुत ही प्रिसाइसली डीपली मॉनिटर करें, ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें तो हमें क्लियरली देख सकते हैं कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज
रिप्रेजेंट कर रही है अथॉरिटीज़ के सामने, गवर्नमेंट के सामने, पॉलिसी मेकर्स के सामने, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्राइस। जिसमें कोर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो कोर इन्फ्लेशन बेसिकली रिफर्स टू द रेट ऑफ प्राइस राइज इन नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल आइटम। और अब ये नॉन फूड और नॉन फ्यूल आइटम क्यों लिए गए हैं कोर इन्फ्लेशन में? क्योंकि फूड और फ्यूल के प्राइसेस को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कोर इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो जो नॉन वोलेटाइल नेचर के जो फूड आइटम्स हैं, जो नॉन वोलेटाइल नेचर के जो कमोडिटीज़ हैं, फूड आइटम्स नहीं, जो कमोडिटीज़ हैं, उनको लिया गया है कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम देखें 6.3% in September to 6.5% in October, even as the overall rate of price rise is from 7.4% to 6.77%, indicating that price pressure will sustain longer than expected. तो एक साइड तो CPI जो है वो कहीं ईज आउट हो रही है, लेकिन अगर कोर इन्फ्लेशन को देखें तो कोर इन्फ्लेशन में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है 6.3% इन द मंथ ऑफ सितंबर टू 6.5%। और इसी की वजह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे आर फेसिंग वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें तो फूड और फ्यूल ये दो कमोडिटीज़ ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एक्चुअली इन्फ्लेशन, इसी में अगर इन्फ्लेशन होती तो जो कॉमन पीपल है वो इम्पैक्ट करता है। जनरली जो नॉन फूड और नॉन फ्यूल आइटम्स हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में ऑब्जर्व होता है, एंड दैट इज़ वाई द एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि जो प्राइस प्रेशर को लेकर के हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि CPI ईज आउट हो रही है, तो हो सकता है कि अब RBI के पास ज़्यादा मार्जिन हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो कोर इन्फ्लेशन का डेटा ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा सस्टेन करेगी, अभी इन्फ्लेशन इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आने वाली। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना है कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो अगर एक बार इंक्रीज़ हो जाती है तो बहुत रेयरली या बहुत लॉन्ग टर्म में वो स्लो डाउन होती है या कम होती है, और वो डायरेक्टली जो प्राइस है, इनपुट प्राइस है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसके इनपुट प्राइस को इम्पैक्ट करती है। और एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ, अगर आप देखना चाहें कि अगर जैसे स्टील के प्राइसेस अगर इंक्रीज़ हो रहे तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे ऑटोमोबाइल जो बन रहा है उसके प्राइसेस को, लेकिन अगर फ्यूचर में स्टील के प्राइसेस दोबारा से रिड्यूस होते हैं लेकिन ऑटोमोबाइल के प्राइसेस उतने रेट में डिक्रीज नहीं करेंगे। तो एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि वंस कोर इन्फ्लेशन इज इंक्रीज, कोर इन्फ्लेशन माइंडेड हेयर नॉन फूड आइटम और नॉन फ्यूअल आइटम, तो अगर एक बार इनमें इन्फ्लेशन आ जाती है तो बहुत रेयरली वो डिक्रीज होती है उस क्वांटम में, या बहुत लॉन्ग टर्म में वो डिक्रीज होती है। And that is why this nature of core inflation in India is creating challenge for RBI as well. फूड और फ्यूल के तो प्राइसेस अभी सीजनल हैं, कम हो रहा है, लेकिन अगर कोर इन्फ्लेशन रिड्यूस नहीं हो रही तो डेफिनेटली RBI के पास बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। एंड दिस इज़ द कोर CPI इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। इन ODOP push, center asks states to onboard most product on GEM. What is ODOP? ODP stands for One District One Product. तो बेसिकली एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, लोकल आर्टिशंस को प्रमोट करने के लिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग या आर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ODOP का इनिशिएटिव लाया था। सो बेसिकली गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट्स ऑब्जेक्टिव to work towards one product, one district, one product. Basically, government wants to give impetus to handicraft sector and artisans, more specifically local artisans. कब लॉन्च हुआ था ये? जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने ये ODOP का प्लान लॉन्च किया था, जिसके बाद इसकी सक्सेस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पर्टिकुलर स्कीम को अडॉप्ट कर लिया था। देन लेटर ऑन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्री ने भी 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या ODOP की स्कीम को लॉन्च किया था टू हेल्प द डिस्ट्रिक्ट रीच देयर फुल पोटेंशियल, फॉस्टर इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चरल ग्रोथ एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मोर स्पेसिफिकली इन रूरल एरियाज। और अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, दिस इनिशिएटिव इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स।
और कोर आइडिया क्या है इसके पीछे? कोर आइडिया ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया जाए, उसे ब्रांड किया जाए, उसे प्रमोट किया जाए, जिससे कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सके। उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, सोशो कल्चर डेवलपमेंट भी हो, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी हो, इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन भी हो। तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करने के लिए ऐसा माना था कि डिस्ट्रिक्ट अगर इंप्रूव करेंगे, उनमें डेवलपमेंट होगा तो स्टेट्स, सिटीज़ में डेवलपमेंट होगा, सिटीज़ में डेवलप होगा तो स्टेट्स में डेवलपमेंट होगा, स्टेट्स में डेवलपमेंट होगा तो दैट विल लीड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो बेसिकली स्केलिंग, मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करने के लिए, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, फॉरेन जो पोटेंशियल जो कस्टमर्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनको टैप करने के लिए, और आत्मनिर्भर भारत विजन को अचीव करने के लिए ये ODOP गवर्नमेंट ने लाया था। अब क्या इस न्यूज़ में क्या है? इस न्यूज़ में बेसिकली गवर्नमेंट ODOP को प्रमोट करने के लिए जितने भी स्टेट्स हैं उनको ऑन बोर्ड कर रही है, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं। उन गवर्नमेंट का ये कहना है कि उनको गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेम बोलते हैं, उस जेम में लाया जाए फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। आई होप मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग कि अब किसी भी तरह का पब्लिक प्रोक्योरमेंट कोई भी मिनिस्ट्री कर रही है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कर रही है, डिपार्टमेंट कर रहा है, तो अब कोई भी प्रोक्योरमेंट या सर्विस हर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को जेम पोर्टल के थ्रू ही करनी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये चाह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली, कि जो भी ODOP के तहत जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको जेम पोर्टल पर लिस्ट किया जाए, जिससे कि अगर कोई भी कंट्री में किसी भी नूक्स एंड कॉर्नर्स में किसी भी तरह का प्रोक्योरमेंट हो रहा है तो जो प्रोडक्ट्स हैं जो लिस्टेड हैं उन तक सबकी रीच पहुंच सके, या हर जो प्रोक्योरमेंट है वो प्रोडक्ट को देख सके और प्रोडक्ट और जो बायर सेलर हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट कर सकें। और बेसिकली गवर्नमेंट का ये भी एक एजेंडा है इसके पीछे कि G20 की जो प्रेसिडेंसी मिलने वाली है नेक्स्ट 2 वीक में, वहाँ पर भी जो इंडिया है वो अपने इस पर्टिकुलर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो सक्सेस है उसको शोकेस करना चाह रही है कि डेलीगेट इंडिया में विजिट करेंगे। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट वांट द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑन बोर्ड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ODOP ऑन जेम पोर्टल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। GM मस्टर्ड, सुप्रीम कोर्ट विल ओनली एग्जामिन द जुडिशियल आस्पेक्ट। इफ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ चैनल यू मस्ट बी नोइंग, जी मस्टर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया था। उसके कमर्शलाइजेशन को लेकर के हमने उस न्यूज़ को कवर भी किया था। लेटर ऑन कई सारे जो NGOs हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने फिर से केस फाइल किया है रिव्यू का, और उन्होंने उसमें बोला है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस डिसीजन को, जहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का कमर्शलाइजेशन अप्रूव कर दिया था, इस पर्टिकुलर डिसीजन को दोबारा से रिव्यू करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये रिव्यू पिटिशन की प्ली जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियर किया है कि दे विल ओनली एग्जामिन द जुडिशियल आस्पेक्ट ऑफ दिस डिसीजन। टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं कि इन्वायरमेंट हैज़ार्ड क्रिएट करेगा, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करेगा, इन सारे एस्पेक्ट से, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर जुडिशरी जो है वो कंसीडर नहीं करेगा, उन सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन नहीं करेगा। तो जो बेंच बैठी है जस्टिस दिनेश की और जस्टिस सुधांशु की, उनका ये कहना है कि दे विल ओनली एग्जामिन द जुडिशियल आस्पेक्ट, और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 29th of November को ये डिसीजन आ जाएगा वेदर दिस कमर्शलाइजेशन इज स्टिल अप्रूव्ड और देयर इज एनी बैन ऑन इट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Phase 3 ट्रायल ऑफ फर्स्ट होम ग्रोन ड्रग फॉर एल्जाइमर्स बिगिन। तो फाइनली इंडिया कंपनीज जो हैं वो अपने जो होम ग्रोन मेडिसिन है एल्जाइमर की डिजीज़ के लिए उसके अप्रूवल, उसके Phase 3 ट्रायल के लिए उनको अप्रूवल मिल गया है और उसका Phase 3 का ट्रायल शुरू हो चुका है। होम ग्रोन मीन्स इंडिया में ही ये अल्जाइमर की जो ड्रग है इसको मैन्युफैक्चर किया गया, इसका R&D हुआ है और इसका ट्रायल चला था। Phase 3 ट्रायल पे अब जो है वो ये ड्रग पहुंच चुकी है, एंड इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एज वेल एज द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। COP27 इनफॉर्मल ड्राफ्ट हैज़ लिटिल न्यू फॉर पुअर नेशन। तो COP26 खत्म हो चुकी है और उसको लेकर के जो एक्सपेक्टेशंस थी मोर स्पेसिफिकली पुअर और अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ की, वो बहुत ज़्यादा पूरी होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि जो इनफॉर्मल ड्राफ्ट आया है उसमें
कहीं भी पुअर नेशंस को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, अंडर डेवलप कंट्रीज़ को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है, ना ही फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ना ही एमिशन से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी भी जो मल्टीलैटरल समिट्स होती हैं, इसमें जो पुअर कंट्रीज, स्पेशली ऐसी समिट जो कि इकोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं, इन सब केसेस में जो पुअर कंट्रीज़ होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ होते हैं, उनकी डिमांड होती है कि उनको प्रॉपर फाइनेंस, प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराई जाए, जिससे कि एमिशन और क्लीन, लो एमिशन और क्लीन और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सकें। और वो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोस्ट ऑफ द केसेस डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस तरह किसी भी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट को देने के लिए। डेफिनेटली उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए डेवलप कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करना चाहते। और हर बार जब कभी भी इकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी मल्टीलैटरल समिट होती है, तो बेसिकली हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में ही टसल होता है। इस बार COP27 में एंटिसिपेट किया जाता है कि प्रोबेबली जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको शायद टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली और अदर एस्पेक्ट्स में उनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जो अभी इनफॉर्मल ड्राफ्ट आया है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये पुअर नेशंस को कंसिडर किया जा गया या उनके लिए कोई नए फाइनेंशियल पूल अवेलेबल कराए गए हों। ऑल्दो कुछ जो एग्जिस्टिंग जो चल रहा था उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट तो है, बट इतना नहीं जितना कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके ग्लोबल साउथ को। तो जो ग्लोबल नॉर्थ है उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं किए हैं COP27 के ड्राफ्ट में। तो फिलहाल के लिए जब ये पब्लिश होगा फॉर्मल ड्राफ्ट, तब इसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FDA नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन ऑफ लैब ग्रोन मीट। सो फाइनली जो लैब ग्रोन चिकन है वो अपना फर्स्ट हर्डल पास कर चुका है US सुपर मार्केट में एंटर करने के लिए। क्या पहला हर्डल था? US के फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मिलना। तो फिलहाल के लिए द US फूड ड्रग और एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फॉर द फर्स्ट time given the green light to meat grown from the cells। तो रेगुलेटर ने वेडनेसडे को चिकन प्रोडक्ट्स को जो कि कैलिफोर्निया स्टार्टअप अपसाइड फूड ने प्रोड्यूस किए हैं, लैब ग्रोन है, उनको अप्रूवल दे दिया है सेफ टू ईट के लिए। यानी अब जो US के सुपर मार्केट्स है, फिलहाल के लिए इंडिया में नहीं, US के जो सुपर मार्केट है वहाँ पर लैब ग्रोन मीट अवेलेबल होगा। लैब ग्रोन मीट की अगर हम बात करें तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हो हल्ला है। इवन एथिकल एक ग्रुप्स हैं जो सिविल सोसाइटीज़, उनका ये कहना है कि जो लैब ग्रोन मीट है ये थोड़ा सा नॉन वायलेंट अप्रोच है मील को लेकर के, कि भाई हम जानवरों को या एनिमल्स पर कोई क्रूएलिटी नहीं कर रहे हैं। वी आर डेवलपिंग द मीट और मीट लाइक प्रोडक्ट्स ऑन लैब। तो इसको लेकर के कई सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं। हालांकि इसको हेल्थ को लेकर के कई सारे कंसिडरेशन है, रिसर्चर्स अभी बहुत ज़्यादा इस पर नहीं हुई हैं। ओवरऑल FDA ने, US फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अप्रूवल दे दिया। तो पहला जो हर्डल था लैब ग्रोन चिकन के लिए वो पास हो चुका है। लेट अस सी, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें अदर वर्ल्ड और इंडिया में भी ये लैब ग्रोन मीट अवेलेबल होता हुआ दिखे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Britain is in recession, not make it official। So finally ब्रिटिश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है टैक्स इंक्रीज और टाइटर पब्लिक स्पेंडिंग इन देयर बजट प्लान। और इसी नए टैक्स स्ट्रक्चर और पब्लिक स्पेंडिंग से को लेकर के अनाउंसमेंट हो चुका है कि फाइनली जो ब्रिटेन है वो रिसेशन में है, और अब रिसेशन से बाहर निकलने के लिए जो भी पॉलिसीज़ हैं वो अडॉप्ट करी जा रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली 55 बिलियन पाउंड का जो प्लान है वो अनाउंस किया, ऑलमोस्ट हाफ फ्रॉम द टैक्स राइज टू फिक्स द पब्लिक फाइनेंसेस एंड इकोनॉमी फ्रॉम द रिसेशन। और इन्फ्लेशन और GDP को लेकर भी कई सारे फोकास्ट जो, तो फाइनली ब्रिटेन ने अनाउंस किया कि दे आर इन रिसेशन, और उसको लेकर के विंडफॉल टैक्स, कई सारे टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज किया गया जिससे कि टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू ज़्यादा हो, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो, और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको भी सबसाइड किया गया है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो बजट प्रिंट इंक्रीज स्टेट पेंशंस, इनकम टैक्स एंड टैक्स ऑन बिजनेस। इसके अलावा एनर्जी एड, इकोनॉमी एंड पब्लिक फाइनेंसेस। आप अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ दीज पॉइंट्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.